Hi everyone, ये है ज्ञान कैफे. मेरा नाम है श्वेता शर्मा and welcome to the last lecture of this poem. I remember कि poem के बारे में मुझे कैसे poem का question attempt करना है इसके बारे में मेरी क्लास लेनी है, but I'm saying the poem has finished. We have reached the last stanza of the poem. Thank you for your comments and thank you for joining in to another lecture. Let's get to the fifth stanza. So as we know कि हमारा poem का जो journey रहा है, पहले हम zoo में थे, फिर हम जंगल पे गए, उसके बाद हम नेचुरल बिहेवियर डिमीनियर ऑफ द टाइगर पे गए और फिर बैक टू रियलिटी आए, यानी कि जू में आए. अब फिर से हम रियलिटी में ही हैं एंड इट इज़ एंडिंग एट अ वेरी सैड नोट बिकॉज मैंने जैसे बताया था कि एक दुख गाथा है एक टाइगर की, और वो इसलिए है बिकॉज वो टाइगर वहाँ नहीं रहना चाहता, वो अपने घर जाना चाहता है. सो इन द फिफ्थ स्टैंजा, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So, he hears the last voice at night. Last voice at night can refer to two things. जो मुझे लगता है it is referring to the last visitor who has visited the zoo and also the last man who's locking everything down and shutting down the zoo. सो लास्ट वॉइस मतलब वो तो पिंजरे में ही है, वो तो कहीं जा नहीं सकता, वो वहीं उसी कंक्रीट पिंजरे में केज में बंधा हुआ है अपनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ. तो उसको आखिरी जो विजिटर है उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है. और मेरे हिसाब से एक और मीनिंग है कि आखिरी जो पियून है, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो फाइनली जू को बंद करके जा रहे हैं अपने घर में या अपनी हट में, तो उनकी आवाज़ भी टाइगर को वहाँ बैठे बैठे सुनाई देती है. और वैसे भी और कोई काम नहीं है. बेसिकली दे वांट टू से कि टाइगर इज जस्ट हेल्पलेस लिसनिंग टू दीज साउंड्स डेली एंड ही हैज़ नो चॉइस बिकॉज ही कांट गो आउट ऑफ द केज एंड कांट गो एट हिज होम. द पेट्रोलिंग कार्स, सो लास्ट वॉइस के साथ साथ पेट्रोलिंग कार्स भी उसे सुनाई दे रही हैं जो सायरन बजाती हुई. इट कुड बी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इट कुड बी द पुलिस जो आसपास घूमते हैं, उनके सायरन्स और उनकी पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ें भी टाइगर को सुनाई दे रही हैं. येट अगेन द हेल्पलेसनेस कि सुनना ही पड़ रहा है बिकॉज वो वही है. ही डजंट हैव अ चॉइस टू एक्चुअली मूव आउट एंड गो टू अ प्लेस वेयर ही कैन रिलैक्स एंड चिल. ही डजंट हैव अ चॉइस. हेल्पलेसनेस. And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So he's staring at the brilliant stars with his brilliant eyes. तो अपनी आँखों से वो उन तारों को देख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हैं बिकॉज इन अ जू व्हेन द लाइट्स आर ऑफ you can see the sky very clear, you can see the stars very clearly. और इससे पोइट सिर्फ ये बता रहा है कि the tiger is completely helpless उस स्काई में उन स्टार्स को देख के, अपनी आँखों में जिनमें ग्लीमिंग एक फीलिंग है, जस्ट इस होप में कि मैं फ्री हो जाऊँ, जस्ट इस ख्वाहिश में कि मैं इस केज से निकल जाऊँ और फ्री हो जाऊँ. So we'll get to the poetic devices. I hope the meaning of the whole poem is clear. And to summarize, I just want to say that this is a very simple poem which hints about the problems of the animals also that we humans create for them just for our fun and entertainment, which is so sad actually. So, इस स्टैंजा की अगर बात करें तो poetic devices जो है, first the rhyme scheme, it is A B C B. अब वो क्यों है? Night, cars, eyes, stars. So as I said it, cars and stars जो है वो rhyme कर रहा है, इसीलिए उनके लिए B, और night और eyes rhyme नहीं कर रहा है, इसलिए A और C. So A B C B. Then we have again personification throughout the poem. Poet ने टाइगर को as animal treat नहीं किया, as human being treat किया है, और क्योंकि person से personification है तो यहाँ पे भी personification device use हुआ है. That is a very nice and shortcut manner कि आप personification का meaning याद रख सकें. Anyway, so apart from this, we have stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So this is imagery because brilliant eyes से देख रहा है brilliant stars को. तुरंत जब आप पढ़ते हैं एक picture word आपके दिमाग में आता है और तुरंत आप imagine करने लग जाते हैं. तो जब भी ऐसे वर्ड्स किसी भी पोएम, किसी भी स्टोरी, किसी भी आर्टिकल में हो, सो दोज आर कॉल्ड इमेज वर्ड्स, पिक्चर वर्ड्स, और पोइटिक डिवाइस को कहते हैं इमेजरी. एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ब्रिलियंट का यूसेज. सो दिस हैज बीन यूज्ड ट्वाइस. सो दिस पोइटिक डिवाइस इज कॉल्ड रेपिटिशन. अब रेपिटिशन किसी चीज़ का किया जाता है जस्ट टू स्ट्रेस ऑन फ्यू फैक्टर्स,
और हमने शुरू से देखा है, इस स्टैंजा के बिगिनिंग से देखा है कि टाइगर की हेल्पलेसनेस को डिफाइन किया गया है, लेकिन टू स्ट्रेस इट मोर, टू स्ट्रेस टाइगर्स helplessness despite his strength, brilliant has been used twice. और इसी twice usage को हम repetition कहते हैं. अब जैसे stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So the poet is trying to say कि टाइगर चाहता है कि वो खुले आसमान में उन तारों के नीचे आराम से सोए, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, और इसीलिए उस फीलिंग ऑफ फ्रीडम की यर्निंग के लिए, की वांट के लिए, की डिजायर, की विश के लिए, की ख्वाहिश के लिए ब्रिलियंट जो है 2 बार यूज किया गया है. ख्वाहिश है लेकिन पूरी नहीं हो रही है, और इसी हेल्पलेसनेस पे स्ट्रेस देने के लिए ब्रिलियंट जो है 2 बार पोइट ने यूज किया है. सो अनदर पोएटिक डिवाइस इज रेपिटिशन. आई थिंक आई हैव covered all the poetic devices, right? So these were the stanzas of our poem. I hope आपको पूरी पोएम समझ आ गई होगी. वेरी सिंपल, वेरी इजी. लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पोएटिक डिवाइस में, किसी भी मीनिंग में, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं. बहरहाल लास्ट लेक्चर में इस पोएम को लूंगी विच विल बी रिलेटेड to the overall poem का summary about the author and also how to attempt a question related to poem. तब तक के लिए like, share और subscribe करना ना भूलें. Thank you for joining in. See you in my next class.